अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इंजीनियरिंग रिव्यू। इस वक्त हम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल कराची में बैठे हैं। सिंध का मेन दफ्तर है और मेरे साथ जो है वो इंजीनियर मुख्तार अहमद शेख साहब हैं। शेख साहब को ज़्यादातर लोग इस मुल्क में जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं। जो यंगर जनरेशन है, जिन लोगों को नहीं पता है यूनिवर्सिटियों में, उनको मैं बता दूं कि शेख साहब जो है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं सिंध के, यानी सिंध के सरबराह हैं। लेकिन साथ साथ शेख साहब का एक और इंट्रोडक्शन है जो मैं कहूँ कि नया नहीं है, लेकिन नया इस तरह भी है कि शेख साहब जो है इंडस्ट्री में कदम रख चुके हैं और माशाल्लाह से एक बड़े पैमाने पे सिंध में इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ इनका रुझान है। 2 इंडस्ट्रीज़ चलाते हैं, क्या चलाते हैं वो भी हम पूछेंगे। और साथ साथ हम कोशिश ये करेंगे कि इंजीनियरिंग रिव्यू के 50 साल के इस इशू पे हम ये बात करेंगे कि एक तो पाकिस्तान के अंदर ईरान वॉर के पर्सपेक्टिव में जो नए चैलेंजेस हैं उनमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे लेसन लर्न किया जाए, और साथ साथ जिस तरह सब इंजीनियर से हम पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या होना चाहिए, जो चीज़ें हमें पॉलिसी में रिफ़्लेक्ट होती हुई नज़र आए। दूसरी चीज़ ज़ाहिर है कि हम इस पे भी बात करेंगे कि एक गुज़िश्ता 50 साल में इंजीनियरिंग में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। AI से लेके इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ ने दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर रखा है। शुरुआत में शेख साहब ने कौन सी इंजीनियरिंग देखी और अब वक्त के साथ साथ इतनी तरक्की है तो शेख साहब के जहन में क्या चल रहा है और उस पर उनका रिफ्लेक्शन क्या है। तीसरी है कि इंजीनियरिंग रिव्यू का रोल क्या होगा। थैंक यू सो मच शेख साहब, आपने टाइम दिया। पहली बात तो यह है कि आपको शायद एडवांटेज हासिल है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में आपका एक लीडिंग रोल है। साथ साथ पाकिस्तान कस्टम्स में आपने सारी ज़िंदगी प्रोफेशनली गुजारी, तो आप उन इंजीनियर्स में शामिल हैं जिनको पता है कि पाकिस्तान क्या इंपोर्ट करता है, क्या एक्सपोर्ट करता है। और इस जंग के बाद पाकिस्तान के अंदर काफ़ी चीज़ें हमारी सामने आई जिस पे एनर्जी का बहरान भी आया और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी सप्लाई चेन में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई। हुर्मुज़ बंद होने की वजह से न सिर्फ सारी दुनिया बल्कि पाकिस्तान भी मुतासर हुआ। जनरली हमने इस सारे क्राइसिस से कोई सबक सीखा, और सबक सीखा तो पहला सबक, दूसरा सबक, तीसरा सबक क्या होना चाहिए और क्या चीज़ें आप समझते हैं कि हमारे पॉलिसी मेकर्स और डिसीजन मेकर्स को करनी चाहिए। थैंक यू मंजूर साहब। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इंजीनियरिंग रिव्यू के 50 साल मुकम्मल होने में मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इंजीनियरिंग रिव्यू जिस तरह 50 साल से काम कर रहा है उसका एक बड़ा अपना नाम है इंजीनियरिंग कम्युनिटी में, क्योंकि जब हमारे इलेक्शन भी होते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि इंजीनियरिंग रिव्यू वाले कोई हमें थोड़ी बहुत अहमियत दे दें ताकि हमारे जो पैगाम हो इंजीनियर्स तक पहुँचे। लेकिन आपकी मेहरबानी है और सलाहुद्दीन साहब की मेहरबानी है कि हमेशा उन्होंने हमें अहमियत दी है और उनका बड़ा रोल है मेरी कामयाबी में, क्योंकि मैं सिंध का पहला वाइस चेयरमैन भी हूँ और 3 मरतबा और दिस इज़ माई 4th टेन्योर, चौथा टेन्योर है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्ट होता आ रहा हूँ। इसमें इंजीनियरिंग रिव्यू का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एंड द मोस्ट यंगेस्ट वन मेरे यस, मैं गवर्निंग बॉडी का मेंबर भी हूँ, यंगेस्ट मेंबर हूँ। आज तक यंगेस्ट मेरे से कोई आया नहीं, क्योंकि जब हम इलेक्शन लड़े थे उस वक्त 10 साल जो है वो स्टैंडिंग थी। अच्छा। अब 20 साल हो गई है। अच्छा। और मैं 10 साल 15 दिन बाद इलेक्शन लड़ा था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विन किया था। अच्छा। तो इंजीनियरिंग कम्युनिटी में मैं 7 मरतबा इलेक्ट हुआ हूँ। आज तक कोई भी ऐसा इंजीनियर नहीं है जो 7 मरतबा PC में इलेक्ट हुआ हो। ये मेरे इंजीनियर्स की मेहरबानी है कि उन्होंने मेरे पर एतमाद किया और मैंने भी पूरी कोशिश की है कि उनके जो इशूज़ हैं उनको सही तरीके से एड्रेस कर सकूं। और मेरा तो ये दावा होता है कि कोई भी इंजीनियर अगर मुझे मैसेज करता है तो उसका मैसेज का जवाब ज़रूर देता हूं, और जो उसका काम कोशिश करता हूं कि हो जाए तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 90% लोगों के काम हो जाते हैं। 5-10% ऐसे होते हैं जिनकी ऐसी प्रॉब्लम होती है जो हम हल नहीं कर सकते। बाकी सब इंजीनियर्स का तकरीबन मसले हल हो जाते हैं, वो खुद इंजीनियर गवाह होंगे मेरे। ये जो आपका सवाल है कि जंग में, ईरान जंग में हमने क्या प्रॉब्लम्स पाए,
ये जंग हुई इससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम इस मुल्क को हुई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारी वो जो आपने बताया एनर्जी की प्रॉब्लम। एनर्जी ये थी कि हमारे पास 22 डेज़ का जो है वो पेट्रोल रिज़र्व होना चाहिए। पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे स्टोरेज इतनी नहीं है कि हम 22 दिन का रख सकें। हमारे पास 2 या 3 दिन का मैक्सिमम मैंने देखा, मैं क्योंकि कस्टम में भी रहा हूँ और इत्तफाकन ऑयल सेक्शन जो है जहाँ पे ऑयल आता है वहाँ भी रहा हूँ, तो मैक्सिमम हमने 8 दिन से ज़्यादा आज तक स्टोरेज कभी भी नहीं की। अच्छा। जबकि हमारी रिक्वायरमेंट जो है कम से कम 22 डेज़ इसी वजह से रखी गई है कि कभी जंग हो, कोई ऐसे हालात इमरजेंसी आ जाए तो आपके पास होना चाहिए। अभी आप देखेंगे गवर्नमेंट ने इसके लिए वो कोटा भी रख ली कि इतना आप पेट्रोल ना खर्च करें, ऑफिस बंद करने पड़े कि जी होम काम घर से काम करें, और हफ्ते में अभी 4 दिन चल रहा है, 5 फ्राइडे को फिर भी अभी घर से आप काम करते हैं। ये सिर्फ इसलिए कि ये पेट्रोल बचाने के लिए, एनर्जी बचाने के लिए। तो मेरी तो गवर्नमेंट को ये सजेशन होगी कि इसके लिए जो स्टोरेज है, यहाँ पे हमारे पास स्टोरेज है, लेकिन उसके लिए ये है कि कोई यहाँ हमारे पास कभी डॉलर की प्रॉब्लम होती है, कभी जो है मतलब ऐसे बड़े इंपोर्टर नहीं है जो पहले इतना मंगा के रखें। तो अब इसके लिए मेरी सजेशन ये है गवर्नमेंट को कि बाहर की बहुत कंपनियां इंटरेस्टेड हैं, वो ये चाहती हैं कि यहाँ पे हम जो है पेट्रोल स्टोर करें पाकिस्तान में। ओके। और उसके बाद जब पाकिस्तान ज़रूरत पड़े तो हम उनको जो लोकल लोग हैं उनको बेचें, या जैसे हमारा यहाँ से अफ़गानिस्तान जाता था या दूसरे मुल्कों को जाता था तो यहाँ से ही हम एक्सपोर्ट कर लें। तो इस सिलसिले में काफ़ी गवर्नमेंट ने काम तो किया है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये किया कि जो बाहर की कंपनियां हैं वो स्टोरेज भी अपनी बनाएं और उसमें अपना जो है पेट्रोल या डीजल या जो केमिकल्स हैं ये रखें। लेकिन यहाँ पे स्टोरेज हमारे पास इतनी है कि बाहर की कंपनियां यहाँ पे स्टोरेज कर सकती हैं और डॉलर में भी जो है वो आपको पेमेंट करेंगे। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये हमारा जो उन्होंने इशू तो कर दिया है SRO, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम रखी है कि वो खुद बनाएंगे, स्टोरेज टैंक्स बनाएंगे और उसमें रखेंगे वो खुद। लेकिन जब हमारे पास मुल्क के लोगों ने लगाई हुई है टैंक्स, तो उनको जो है मेरा ख्याल है कि उनको परमिशन देनी चाहिए कि वहाँ रखें। रूल्स ऐसे बनाएं सख्त के कोई उसमें कोई ऐसी वो हो ना सके मिसअप्रोप्रिएशन। तो ये अगर करेंगे तो हमारे मुल्क को एक तो बहुत बड़ा फ़ायदा, फॉरेन जो है ना रेमिटेंस बहुत आएगा। जो लोग यहाँ स्टोर करेंगे जितने दिन स्टोर होगा उस पर हमें उसके चार्जेस मिलेंगे, और यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तो भी जो है वो हमें मुल्क को ही फ़ायदा होगा। सही। और उसमें यह है कि वो जब वहाँ से जो जैसे आरामको है और दूसरी कंपनियाँ हैं, एक ट्रैफिकोरा कंपनी है बाहर की, जब मैं ऑयल सेक्शन में था उनसे मीटिंग हुई थी, वो इंटरेस्टेड थे कि हम यहाँ पेट्रोल पाकिस्तान में भेजें। हम 22 दिन के बजाय वो कहते 1 महीने तक का हम स्टोर कर लेंगे यहाँ पे। ओके। और फॉरेन रिजर्व भी आपका नहीं जाएगा। फॉरेन रिजर्व तब जाएगा जब आप लोकली यहाँ बेचेंगे तो हम जो है फॉरेन रिजर्व वहाँ भेजेंगे। अदरवाइज पैसे जो है उनके लगे होंगे, जिस वक्त वो 20 दिन बाद, महीने बाद अगर वो सेल करते हैं तो उस दिन हमारा रेमिटेंस जाएगा, और जितना सेल करते उतना जाएगा। ये नहीं कि उन्होंने मिसाल के तौर पर एक जहाज़ जो है 1 लाख टन का मंगा लिया, 1 लाख टन तो हमारे पास आ गया, लेकिन उसके पैसे बाहर नहीं जाएंगे। ये सिर्फ बॉन्डेड वेयर हाउस में ये बॉन्डेड होता है, जिसमें वो रखेंगे, बॉन्ड है उसकी वो चार्जेस भी देंगे, और उसके बाद जब बेचेंगे तो उस बेचने के वक्त जो है वो जो है ना फॉरेन रेमिटेंस बाहर जाएगा। उसमें उन्होंने मिसाल के तौर पे 1000 टन बेचा या 2000 टन बेचा तो 2000 टन का जाएगा, पूरा रेमिटेंस नहीं जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये एक गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव तो लिया है, लेकिन उस इनिशिएटिव को थोड़ा इस हद तक कर दें कि वो जो टैंक्स हैं ये जो लोकली लोगों ने बनाई हुई हैं उसी में पेट्रोल रखें। क्योंकि इसका मतलब है, मैं ज़रा थोड़ा ये करूँ कि हमारे पास 22 दिन का पेट्रोल रखने का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। जी हाँ, लेकिन हम रख पाते हैं 8 दिनों का हार्डली मैक्सिमम ने, क्योंकि फॉरेन रिजर्व्स हमारे पास कम है। एग्जैक्टली मतलब 8, इसका मतलब है कि 12 दिनों का एटलीस्ट जो है स्टोरेज वो हमारे पास खाली रहता है ना, या अवेलेबल है व्हाटएवर। ठीक है ना, हमारे पास महीने का है अवेलेबल। अच्छा, अवेलेबल है महीने का अगर अवेलेबल है तो इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि उसको आप इस्तेमाल करने दें फॉरेन इन्वेस्टर को,
लेकिन हमारे पास पॉलिसी ये है कि वो भले आएँ लेकिन अपना स्टोरेज, अपने डब्बे खुद बनाए ऑयल रखने के लिए सिंपल अंदाज में, लेकिन ये टेक्स टाइम। तो वैसे जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने SRO एक जारी किया है, उस SRO में अभी तक ये है कि वो इन्वेस्टमेंट आके अपनी करें, इस तरह। नहीं, वो उसमें ये है कि डीजल पेट्रोल वो तो भेज रहे हैं, वो तो उन्होंने कर दिया कि आप भेज दें, पैसे बाद में चले जाएंगे। सही है। जब आप सेल करेंगे उस वक्त फॉरेन एक्सचेंज आएगा। लेकिन जहां आप स्टोरेज करेंगे वो टैक्स भी अपने बनाएं। अब जब मुल्क के लोगों के उन्होंने इन्वेस्ट की हुई है हमारे इंडस्ट्री वालों ने, तो उनका भी मुल्क का पैसा तो मुल्क में आएगा ना। वो सही बात है। अच्छा, वो पेमेंट भी डॉलर्स में ही करते हैं। ओके। तो मेरी गुजारिश गवर्नमेंट से ये है कि आपने ये कर दिया, सिर्फ इसमें चेंज ये करें कि लोकल इंडस्ट्री से ये जो हैं बॉन्डेड वेयर हाउस वहाँ पे वो रखें जहाँ हमारा स्टोरेज ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। ओके। हाँ। तो ये मतलब ये कि जो हमारी एक किस्म की इंडस्ट्री है, ऑयल इंडस्ट्री है, जो बॉन्डेड में ये जो मतलब ऑयल स्टोर करते हैं, तो उनका भी फ़ायदा हो जाएगा, मुल्क का भी फ़ायदा हो जाएगा। एक तो हुआ ऑयल के हवाले से। हाँ। उसके अलावा क्या आप समझते हैं? सर, उसके अलावा सबसे बड़ी जो हमें दूसरी प्रॉब्लम भी आई कि सप्लाई चेन की। ओके। जब ये जंग हुई तो हमारे पास जो जितने भी बाहर से बाहर थे वो जो हम, क्योंकि ये मुल्क इंपोर्ट पे डिपेंड करता है और इंडस्ट्रियलाइजेशन है नहीं हमारे पास, तो गवर्नमेंट को सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी चाहिए। अब बिजली यहाँ पे 55 रुपये है और वो भी 24 आवर्स अवेलेबल नहीं होती। सही बात। तो लोग जो है दूसरे सोर्सेज पे जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट वाले हैं जो सोलर पे जा रहे हैं, कोई विंड पे जा रहे हैं, मुख्तलिफ। हमारे पास सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आपकी सप्लाई चेन पूरी होनी चाहिए। कि जैसे मैं अपनी आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ कि मैंने एक पल्प का प्लांट लगाया है। पल्प वो होती है जैसे मैंगो है, उसकी पल्प हम बनाते हैं, उससे जूसेस बनते हैं, योगर्ट भी डालते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे वो यूज़ होती है पल्प। ओके। इस तरह टोमेटो पल्प मैं बनाता हूँ जो केचप में काम आती है। पहले ये सारी चीज़ें जो है ना चाइना से इंपोर्ट होती थी 100%। मैंने तकरीबन कोई 12%, मैंने पहले तो मैं खुद कस्टम में था, मैंने देखा ये चीज़ बड़ी इंपोर्ट हो रही है, तो ये इंडस्ट्री यहाँ क्यों ना लगाई जाए। तो मैंने जैसे ही रिटायर हुआ तो मैंने स्पेशल इकनॉमिक जोन में जाके खैरपुर में, जहाँ पे सिंध में हमारा मैंगो भी होता है, टोमेटो भी होता है, और फिर वहाँ से मेरा एप्पल है, एप्पल वहाँ से करीब पड़ता है, पेशावर से और कोयटा से आता है, स्ट्रॉबेरी है, गुआवा है, गुआवा मेरे करीब था लाड़कान। तो मैंने लगाने का मकसद सिंध ये था कि एक तो लोअर सिंध के जो लोगों को रोज़गार मिल जाए और ऐसी टेक्निकल चीज़ें वो वहाँ के लोकल जो है लोग सीखे। उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये PEC ने भी एक इनिशिएटिव लिया था जिसमें उन्होंने जो ट्रेनिंग इंजीनियर रखे थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 30 ट्रेनिंग इंजीनियर रखे थे, उसमें से इस वक्त मेरे पास सिर्फ 3 हैं। 27 जो ना मेरे पास थे तो उनको अच्छी अच्छी जॉब्स मिल गई। ये टेक्निकल किसी को पंजाब में मिल गई, किसी को, और उनकी बहुत हायर प्राइस पे, क्योंकि ये जो मेरी इंडस्ट्री है ये आम नहीं है। ये यहाँ पे टोटल पाकिस्तान में 5 प्लांट्स हैं। ओके। 2 मेरे बाद लगे हैं, 3 पहले, 2 पहले थे, एक तीसरा मेरा था। तो ये जब सप्लाई चेन होगी, अब देखें मेरा जो है, मैं टोमेटो भी जो है ग्रोअर से भी लेता हूँ और अपनी जो है वो फार्मिंग भी करता हूँ। ओके। अब टोमेटो वहाँ से आता है, फिर प्रोसेसिंग मेरे पास होता है, फिर ये हम आगे जो है वो बड़ी कंपनियों को देते हैं, जैसे नेस्ले है, यूनिलीवर है, नेशनल है, शंग्रीला है, मुख्तलिफ जो मेरे क्लाइंट्स हैं, सही बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैं देता हूँ। ओके। तो अल्लाह की मेहरबानी है, मुझे अभी तो मैंने जब लगाया था उसको अचानक कोविड आ गई थी, तो प्लांट मेरा 1 साल डिले हो गया था कोविड की वजह से, क्योंकि वहाँ से मैंने इटली से लिया था तो इटालियन आ नहीं रहे थे पाकिस्तान कोविड की वजह से, तो उस वजह से 1 साल डिले हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह फिर बाकी मुझे 4 साल, चौथा साल है ये, तो अल्लाह की मेहरबानी से है कि मैंने ये महसूस किया कि चाइना से इतना आ रहा है, यहाँ लोकल डिमांड ज़्यादा है। तो अभी मैंने एक और जो है ना इसका 10 टाइम्स बड़ा जो है वो मैंने प्लांट अभी लगा रहा हूँ, वो कराची में लगा रहा हूँ, बिन कासिम में, क्योंकि वहाँ से मैं इंशाल्लाह ताला एक्सपोर्ट भी करूँगा। मैंने 3-4 फेयर अटेंड किए, एक सऊदीया गया था, एक गल्फ फूड का बहुत बड़ा
फेयर लगता है दुबई में हर साल। इस साल मैं उसमें गया था। वहाँ मैंने जितनी डिमांड देखी कि हमारी चीज़ों की, जैसे ख़ास तौर पे मैंगो जो हमारा है ना, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। इवन मुझे तो एक चाइनीज़ वहाँ लेडी थी, उसने कहा आप मैंगो आप हमें कितना दे सकते हैं। मैंने कहा मेरी कैपेसिटी जो है वो 1200 से 1500 टन है। उसने कहा मुझे 7000 चाहिए, टन चाहिए मुझे, और आप मुझे सैंपल्स दें। उस वक्त मैंगो का सैंपल तो मैंने उसको दे दिया, लेकिन मैंने कहा मैं फ्रेश जो भी इस साल जो है मैंगो आएगा उसका मैं फ्रेश आपको सैंपल दूँगा। वो लास्ट ईयर का था। तो उसने कहा मुझे सैंपल भेजें, मैं आपको पाकिस्तान में ऑर्डर करूँ। एक्चुअली इसमें पूरा इंडिया छाया हुआ है। वजह यह है कि हमारे लोगों ने इस यानी फूड के जो आइटम्स हैं उसमें कोई ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं किया और इतनी इंटरेस्ट भी नहीं ली। जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वो एक्सपोर्ट लेवल पे नहीं गए। ओके। तो जब ये मैंने फेयर्स अटेंड किए तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, बाहर कितनी डिमांड है और वहाँ रेट्स भी अच्छे हैं। लेकिन उन्होंने ये किया कि मेरी अभी जो है ना, मैं अभी इंडस्ट्रीज़ को देता हूँ बल्क पैकिंग में। अब मैंने जो है छोटा उसके साथ प्लांट लगाया, टिन पैकिंग में, पाउच पैकिंग में और जार में, मैंने तीनों किया। क्योंकि बाहर गया तो वहाँ इन चीज़ों में चल रहा था। टेट्रा पैक में तो वो अभी मैंने प्लांट वो भी इंपोर्ट करने का ऑर्डर दिया है कि मैं छोटी जो है ना पैकिंग बना के और मैं एक्सपोर्ट करूँ, क्योंकि दुनिया में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड। मैंगो जो है दुनिया में, पाकिस्तानी मैंगो जो है उसका कोई जवाब ही नहीं है। इंडिया का अल्फांसो आता है और हमारा जो है ना वो चौसे के बराबर कहते हैं, लेकिन दिन रात का फ़र्क है। मैंने तो ये कि देखा है कि दुबई में क्या होता है कि यहाँ से दुबई चौसा मंगा के इंडिया वाले क्या करते हैं, अपनी पैकिंग करके, टिन पैकिंग करके इंडिया का नाम लिखते हैं अल्फांसो। ओके। इस तरह भी जो है वो यहाँ हो रहा है। तो मैंने कहा ये हम क्यों ना इंटर हों इसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मैंने पहले 10 टन पर आवर मेरा प्लांट था, अब 100 टन पर आवर का मैं लगा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो एशिया में सबसे बड़ा होगा। और पहली जो है सबसे मतलब जो मैं आपको बताऊं कि ये जो यहाँ लगेगा, इसके लिए मैंने पूरा नेटवर्क किया है कि फार्मर्स से मैं पहले ही उनको कीमत बता दूंगा कि भाई आपको कितनी कीमत मिलेगी, ताकि उनका कोई नुकसान भी ना हो। क्योंकि यहाँ ये होता है कि जब टमाटो ज़्यादा हो जाता है तो रेट इतने गिर जाते हैं कि बेचारे को कास्ट भी नहीं मिलती। तो अभी मैंने ये प्लान किया है कि अगर उनकी मिसाल के तौर पे 1 एकड़ में 2.5 लाख रुपए कास्ट आती है तो उनको मैं 50% मैं दूंगा कि भाई मैं आपको दे रहा हूँ, और उसका जो बीज है वो भी मैं बाहर से मंगा के उनको बीज भी दूंगा। अच्छा। बल्कि प्लान तो आगे ये भी है कि मैं जो है ना बीज भी यहाँ लोकली, जैसे बीज लगाते तो पनीर वो उसकी मशीनें आती हैं, तो वो मैंने प्लान किया हुआ है। लेकिन इस नेक्स्ट उसमें है एक पूरा आप 360 का एक पूरा एनवायरनमेंट बनाना चाह रहे हैं, जैसे प्रोडक्शन से लेके आखिर तक। बिल्कुल, सब ये सप्लाई चेन इसी को कहते हैं कि एग्जैक्टली यानी फार्म टू इंडस्ट्री और तो यानी कंज्यूमर तक, फार्म से लेके कंज्यूमर तक मैं पूरा जो है अपना नेटवर्क बनाना चाहता हूँ। इसमें गवर्नमेंट सपोर्ट कितनी मौजूद है? जिस तरह हम लेसन लर्न करने की बात कर रहे हैं, तो इसमें दूसरे लोग भी अगर इंटर हो, जिस तरह आप कह रहे हैं, तो आपने तो देखा, जाके तजुर्बा किया और आप इसमें घुस गए, तो ये सप्लाई चेन वाले जो इश्यूज़ जिस तरह हम कह रहे हैं कि इस दफ़ा ये भी तो हमारे सामने आए, तो उस साइड पे भी कोई पॉलिसी में रिफ्लेक्ट चीज़ें हो रही हैं पॉजिटिवली हुकूमत की तरफ से? सर नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई इतनी खास सपोर्ट नहीं है। अच्छा। मीटिंग्स तो कई हुई हैं, मैंने सेक्रेटरी आया था एग्रीकल्चर का, उनसे भी मीटिंग की थी। उन्होंने मुझे काफ़ी आइडियाज़ मेरे लिए, लेकिन अभी तक अमल नहीं हुआ। मेरे ख्याल प्रोसेस में है वो। मैंने उनको बताया था कि ये आप ये करें कि क्लस्टर बनाएं, जैसे टोमेटो का है, ठट्टा है, हमारा दादू डिस्ट्रिक्ट है, लाड़काना, खैरपुर, ये 4-5 जो हमारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे टोमेटो बहुत ज़्यादा होता है। तो आप ऐसे ऐसे क्लस्टर बनाएं कि मिसाल के तौर पे यहाँ ठट्टा है तो यहाँ आप कोई 10,000 एकड़ 20,000 एकड़ जो है वो एक इलाका करेंगे, ये टोमेटो का इलाका होगा। ओके। से इस तरह बाहर यही है। अभी मैं नाइजीरिया जैसे छोटे मुल्क में गया था, मैंने जो प्लांट लगाया है, पहले मैंने कहा ये प्लांट इतना बड़ा लगा रहा हूँ, देखो सही ये प्लांट है क्या। तो मैं नाइजीरिया गया, उन्होंने जिस तरह प्लांट में देखा, इतना गरीब मुल्क, और उन्होंने क्या किया था, 50,000 एकड़ उसी एरिया को जो ना गवर्नमेंट ने उनको एरिया दी कि यहाँ टोमेटो लगाओ। जोनिंग करती है, जोन बना दिया, जोन बना लिया कि भाई इसी एरिया में आपने टोमेटो का प्लांट लगाया, 50,000 एकड़ हम आपको ज़मीन दे रहे हैं, इस 50,000 एकड़ पे आप टोमेटो लगाएं। वहाँ टोमेटो लगा हुआ था। उन्होंने यही वो जो लगाया हुआ था अपना
सीड का उन्होंने लगाया था। सीड का इतना ज़बरदस्त था, मुझे देख के मैंने कहा ये पाकिस्तान में होना चाहिए, हमारे पास भी, क्योंकि उसमें सीड में ये था कि मशीन थी, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक उसमें सीड जाता था। उसके बाद वो क्या करते थे, जैसे हमारे यहाँ गर्मी आती है, वहाँ भी हमसे ज़्यादा गर्मी थी, टेम्परेचर जो हमसे ऑलमोस्ट 2-3 डिग्री ज़्यादा ही था। उन्होंने क्या किया, उसके वो कोल्ड स्टोरेज बनाए हुए थे, जर्मिनेशन रूम कहते थे। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं टोमेटो का लगाऊंगा तो आपको जो है टोमेटो वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। सही बात है। उन्होंने क्या किया था, वो मशीन से बना के उस जर्मिनेशन रूम में रखे और उसको टेम्परेचर इतना दे रहे थे जो उसको रिक्वायरमेंट थी। मिसाल के तौर पर 12-14, यानी थोड़ा सा हल्का ठंडा चाहिए कि गर्मी में वो जल जाता है, बीज जो है वो जल जाता है और वो उसकी जो है जर्मिनेशन सही नहीं होती। तो उन्होंने क्या किया है कि तकरीबन हमारे यहाँ 5 महीने टोमेटो की सीज़न चलता है, उनके यहाँ जो है वो 9 महीने तक वो करते हैं वो। हाँ, क्योंकि बीज अब गर्मी है जैसे वहाँ नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने जो वो लगाया है, एनवायरनमेंट वहाँ क्रिएट किए हैं, उसमें उसका लाइफ बढ़ जाता है, लाइफ भी बढ़ा दिए। उसमें जो है ना तो इतना पेस्टिसाइड देना पड़ता है, अच्छा, ना कोई इसमें जरासीम आते हैं, वो पौधा जो है बहुत ताकतवर होता है और फिर वहाँ से निकाल के ले जाते हैं, ज़मीन में जाके लगाते हैं डायरेक्ट। वरना हमारे जो फार्मर्स हैं बेचारे, वो क्या करते हैं, बीज लिया उन्होंने, बीज वो जो है लगाते हैं, उसमें से कभी 25% जल जाता है, कभी 30%। अगर ज़्यादा इस तरह की गर्मी अचानक पड़ गई, पूरा जल जाता है। वो उसको हम झलसाव बीमारी कहते हैं। वो झलसाव बीमारी लग गई तो बेचारे वो फिर वो दोबारा लगाते हैं, फिर वो इसलिए कभी लेट हो जाता है। अभी आप देखें आजकल कि हमारे यहाँ सीज़न टोमेटो ख़त्म हो गया है, सिंध में भी और पंजाब से भी ख़त्म हो गया है। अगर वो हम प्लांट यहाँ ला के लगाएंगे तो हमें जो है मतलब किसी सीज़न में लगा सकते हैं। जैसे अभी मैंने कर दिया, अब मैं लगा देता, तो वो जब पौधा राइप हो जाता है ना, उसके बाद उस पर इतनी गर्मी और ये चीज़ असर नहीं करती। ओके, तो हमें वो मेरा प्लान है इंशाल्लाह ताला ये लगाऊंगा। अभी मैंने जैसे गवर्नमेंट ने सजेशन दिए कि क्लस्टर बनाएं, कोई टोमेटो के जो है जहाँ जहाँ लगाना चाहिए, जहाँ इंडस्ट्री है वहाँ लगाएं करीब उसके। उसमें गवर्नमेंट कोई थोड़ी सी सपोर्ट भी करे। कहते तो हैं कि हम जो है वो फार्मर को जो है लोन भी देंगे, ये भी करें। वो काम मैं कर रहा हूँ, वो ये गवर्नमेंट नहीं कर रही, लोन मैं दे रहा हूँ लोगों को। अभी मैंने जो अपना किया था, तकरीबन 500 एकड़ मैंने अपना किया था, कोई तकरीबन 700-750 एकड़ के करीब जो है मैंने लोगों को दिया। उसमें से उनको पैसे दिए मैंने 50% कि भाई आप लगाएं, और लेकिन ये है कि टोमेटो मुझे देंगे, और मैंने उससे फिक्स भी कर दिया, प्राइस एक फिक्स कर दी। किससे ये कर दी, किसी फिक्स कर दी, किसी ने कहा जी हम फिक्स नहीं करते। मैंने उनसे कहा कि जी आपको मैं प्रीमियम 2 रुपये दूंगा, यानी मिसाल के तौर पर मार्केट रेट 30 रुपये, मैं आपको 32 दूंगा। 32 रुपये, सही बात। वैसे मैंने 36 रुपये फिक्स किया था लोगों से जिनसे मैंने किया था। तो उन लोगों से तो मैंने लिया। फिर यहाँ जब थोड़ा सा रेट शुरू में थोड़ा सा बढ़ा था, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो फार्मर बैकआउट कर जाते हैं। पैसे भी हमें लिए हैं, लेकिन उनको हम फिर ब्लैक लिस्ट करते हैं, अगले साल उनको नहीं देते। अभी इस साल यही हुआ था, जो हमने फिक्स किया था 36 रुपीज़ रेट, जो है तकरीबन 20 रुपये भी 25 रुपये। आपने लोकल भी लिया होगा तो आपको 10, 15, 20 रुपये भी टोमेटो मिला होगा। तो रेट ऊपर नीचे होता रहता है। तो जिन्होंने फिक्स किया था उनको फ़ायदा भी हुआ, और जिन्होंने नहीं किया था उनको हमने 2 रुपये प्रीमियम दिया, लेकिन वो इतने फ़ायदे में नहीं गए। तो मेरा यह गवर्नमेंट से गुजारिश है कि एक हमें ऐसी क्लस्टर दे दे, या लोगों को वहाँ इंसेंटिव दे कि यहाँ ये एरिया है, यहाँ ज़रूरत है आपकी इस चीज़ की, तो वो लगाएं। यहाँ ये होता है ना कि लोग जिस चीज़ की ज़रूरत है वो नहीं है, दूसरी चीज़ें लगा देते हैं, फिर वो उसकी वैल्यू नहीं रहती।